कहानी का शीर्षक है नमक। पढ़ते हैं चैप्टर को। उन सिख बीबी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई थी। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। ये क्या है? सिख बीबी का रेखा चित्र। आप लोगों के क्वेश्चन में आता है, एग्ज़ाम में आता है रेखा चित्र। ये रेखा चित्र है सिख बीबी का। जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। सफ़िया उसको पहचान रही थी, सिख बीबी को, इसलिए कई बार उन्होंने मोहब्बत से देखा। तो सिख बीबी ने भी उनके बारे में, सफ़िया के बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा है ना। बहू ने बताया। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफ़िया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है। बचपन की यादें जो कभी हृदय से नहीं जाती हैं, है ना। तो सफ़िया लाहौर जाने वाली थी, इसलिए वो सफ़िया के पास आ बैठी और उससे बताने लगी कि लाहौर कितना प्यारा शहर है। गांव के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन होते हैं, सैर सपाटे के रसिया होते हैं और जिंदा दिली की तस्वीर होते हैं। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रहीं। दोनों कहाँ मिली? कीर्तन में मिली। और कीर्तन चल रहा था और ये दोनों आपस में धीरे धीरे बातें कर रही थी। सफ़िया ने तो एक बार बीच में पूछा भी, माताजी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। कौन बोला? सिख बीबी। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो है जी, लाहौर ही है, सिख बीबी ने कहा। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा गए। उनकी आंखों से कुछ आंसू झड़ गए। बात आगे चल पड़ती, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती, साडा लाहौर, है ना। कीर्तन कोई 11 बजे ख़त्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी सिख बीबी और सफ़िया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब सफ़िया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए, मैं लाहौर जा रही हूँ, लेती आऊँगी, है ना। तो वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचा कर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना, है ना। 15 दिन यूँ गुजरे कि पता ही नहीं चला। सिख बीबी ने क्या रिक्वेस्ट की, यदि ला सको तो थोड़ी सी लाहौरी नमक लाना। साफ़िया अपने मायके लाहौर चली गई और 15 दिन यूँ गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिम खाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता था कि बिछुड़ी हुई बहन, परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दें, है ना। बहुत समय बाद बिछड़ी बहन मिली थी, दोस्त मिली थी, बहन मिली थी। तो दोस्तों अजीज़ों की ये हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ लिए आ रहा है ना। क्या न दे दें अपनी बहन बेटी दोस्त को, कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्या करें, ले जाएं, एक समस्या थी, है ना, क्योंकि अब तो दूसरा देश हो गया है। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया कि जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था, सेर भर, किलो भर, है ना। तो बाकी चीज़ें तो ले जानी थी ही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की जो एक पुड़िया थी जिसमें 1 किलो लाहौरी नमक था, उसको ले जाने की, क्योंकि नमक ले जाना इल्लीगल है। तो साफ़िया का भाई, मतलब समझ रहे हैं, साफ़िया को वहाँ गए, 15 दिन बीत गए, कैसे बीते पता ही नहीं चला। अब लौटने की बारी है तो चीज़ों को पैकिंग शुरू हुई, रखना संभालना शुरू हुआ। साफ़िया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा नमक के बारे में, है ना। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया,
नमक ले जा सकते हैं, क्योंकि उसका भाई पुलिस में था, बड़ा अफसर था। तो वह हैरान होकर बोला, नमक नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और आप नमक का क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है, समुद्र हमारे हिस्से में ज़्यादा है भारत के। तो वो झुंझला गई, मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए। मेरी माँ ने यही मंगवाया है। माँ किसको बोल रही है? सिख बीवी को, है ना। तो भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र था? वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। क्यों जिक्र था? क्योंकि जो सिख बीवी थी वो साफिया की माँ से हमेशा मिलने आया करती थी, उनकी माँ की ही उम्र की थी, है ना। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आए तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो है वह बिगड़ कर बोली, नमक लाने का क्या मतलब? निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी? है ना, सामान से कुछ भी ऐसा वैसा निकल जाए, निकल आने का क्या मतलब है भाई? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी, है ना। मैं कोई गैर कानूनी काम थोड़ी कर रही हूँ। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। कानून? अरे फिर वही कानून कानून कह जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। साफिया ने अपने भाई को कहा, है ना, कि केवल तुम्हारा कानून ही थोड़ी चलता है। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते। आप जो मोहब्बत, मुरम्मत और आदमियत, इंसानियत या शायरों वाली बातें कर रही हैं, तो वो शायर नहीं होते हैं, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी ना करें? एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, शौक़ से देख लें, कोई सोना चांदी नहीं है, स्मगल की हुई कोई चीज़ नहीं है, ब्लैक मार्केट का माल नहीं है। तो भाई ने क्या कहा, अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरी बड़ी हैं, है ना, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो ज़रूर ही घुमा हुआ होता है। आपकी उम्र भी हो गई है ना। वैसे तो आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी। नमक ले जाना चाहती हैं आप, कितनी भी मुझसे बहस कर लें, जीत लें, तर्क दे लें, लेकिन आप नमक ले नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कस्टम का पहरा रहता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगे और बदनामी मुफ्त में हम सबकी भी होगी, है ना। आपके सामान से नमक निकलेगा तो सबकी बदनामी होगी, इल्लीगल सामान। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भैया, है ना। ओके, ये देखो नमक पैक किया जा रहा है, चीज़ सामान पैक किया जा रहा है ना। इस पिक्चर में देखो तो कैसे पैक कर रही है, क्योंकि नमक ले जाना है, इल्लीगल भी है और ले भी जाना है। तुम्हारे गुस्से से उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। साफिया की उसकी भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज़ 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। ऊपर पिक्चर में देखा आप लोगों ने, सामान बांधने लगी और इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गईं। सिर्फ 2 चीज़ें रह गईं। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल है कीनू। माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक। और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। तो कीनू और नमक की पुड़िया बची थी जिसे पैकिंग करना था, जिसे पैक करना बचा था। अब तक साफिया का गुस्सा उतर चुका था। रात को जो भाई से जो बहस हुई उसका गुस्सा उतर चुका था। सामान पैक करने बैठी थी तो भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। अभी तक भावनात्मक लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब बुद्धि
हावी हो रही थी, उसको चीज़ समझ में आ रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसे ही रख दें। सोच रही है ना कैसे ले जाना है, लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे, है ना। खुद से ही सोच रही है, लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था, है ना। सिख बीबी ने एक ही तो चीज़ मंगाई, उस वायदे का क्या होगा? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वायदा करके झुठलाने में कि क्या मायने? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख दिया जाए तो इतने कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया, ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, है ना। नहीं जी, फलों की टोकरियाँ तो आते वक्त भी किसी ने नहीं देखी थी, है ना। उधर से केले, इधर से कीनू, सभी ले जा रहे थे, है ना। तो यही ठीक रहेगा कि फल की टोकरी में नमक रख लेती हूँ, उसे कौन देखेगा, ठीक है। उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में जमा दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ो बैठी वह पुड़िया को ताकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिसमें शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छिपा कर ले आता है। ये भी तो वैसे ही कुछ कर रही थी ना। और देवों, खौफनाक भूतों और राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजरता हुआ जाता है। तो शहजादे की कहानी जो उन्होंने अपनी अम्मा से सुनी थी, वो कहानी याद आती है। जिस तरह वो शहजादा सबसे छुपा कर हीरा लाता है रान चीर कर, उसी तरह से इनको भी अपना कीनू ले जाना था, नमक ले जाना था लाहौर से। इस ज़माने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती, वरना वह अपना दिल चीर कर उसमें यह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी, है ना। फिर वह कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गए। आश्वस्त होकर उसने हाथ छाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूसरे से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़। आधी रात का वक्त है, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थीं जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते थे, फूफी जान, आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। उन सब के और सफ़िया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला, जिसे कहते हैं कस्टम। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती, और यह भी हो सकता था कि अब कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। सब कुछ सोचते सोचते धीरे धीरे उसकी आंखों में नींद आने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। कौन बोला था? सिख बीबी, है ना। तो उसके सपने में सिख बीबी दिखाई देती हैं और उनकी याद आती है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसमान में से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौल सिरे की खुशबू, और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान सिर झुकाए, चुपचाप उदास, जैसे 2 बेजान परछाइयाँ। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ,
अब कब आओगी मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो चुकी थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ कीनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे कीनू जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफ़िया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। अब सफ़िया के जाने का वक्त हो गया, भारत आ रही है, तो फर्स्ट क्लास के जो वेटिंग रूम था उसमें बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम से बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। उसका भाई वह अंदर बैठे चाय की प्याली हाथ में लिए कीनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए या सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जो कभी चोरी नहीं करता है और एक बार वो चोरी करे तो उसका ध्यान पूरे समय वहीं लगा रहता है ना। तो जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई, है ना। कई लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, दूसरों को पता हो ना हो, हमको तो पता है कि हम चोरी कर रहे हैं। तो उसको एक झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थीं, एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आधे पके आधे कच्चे, आंखों पर ऐनक था। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रही थी, मतलब उतने सख्त नहीं दिखाई दे रहे थे। सफ़िया कुछ हिचकिचा कर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भर कर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए। उनके लहजे ने सफ़िया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारे ही तरफ की मालूम होती हैं। एक दूसरे की बातचीत के लहजे से उन्होंने एक दूसरे को पहचाना। अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफ़िया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उनके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया, है ना। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफ़िया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफ़िया के बैग में रख दिया। बैग सफ़िया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है ना। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, रफ्ता रफ्ता ठीक, धीरे धीरे। सफ़िया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नज़रों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भींचे हुए होठों को बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तान पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक ज़मीन थी, एक जुबान थी, एक से सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहजा और अंदाज थे। गलियां भी एक ही सी थीं, जिनमें दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थीं। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास
वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। ये फर्स्ट क्लास डिब्बे से आ रही थी। सफ़िया का सारा सामान देखा जा चुका तो वह उस नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है, थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफ़िया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले, इधर आइए ज़रा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था। वे उसके अंदर घुसे। सफ़िया दाखिल हुई, हिचकिचाई। वे मुस्कुरा कर बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकाल कर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। सफ़िया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफ़िया के पैर तले की ज़मीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? 2 चाय लाओ, अच्छी वाली। पुलिस वाला सफ़िया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफ़िया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाईं ओर नज़रुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्त को प्यार से के साथ, ढाका 1946। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फ़ख्र के साथ जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था जब नज़रुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। हम कलकत्ता में रहे, लेकिन वतन मतलब ढाका आते जाते रहते थे। वतन? साफ़िया ने ज़रा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा ना, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने ज़रा बुरा मान कर कहा। हाँ हाँ, ठीक है, साफ़िया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफ़िया की तरफ खिसकाई और ख़ुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाक कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाक की क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है ना। अपने वतन की हर चीज़ व्यक्ति को प्यारी लगती है। उड़ते वक्त उन्होंने पुड़िया सफ़िया की बैग में रख दी और ख़ुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगी। सफ़िया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुलिस की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहाँ है? वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ है? कहानी यहाँ ख़त्म हुई। कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़े जाती है। सवाल ये छोड़े जाती है कि देखो, आज़ादी से पहले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक था, लेकिन आज़ादी के बाद लोगों को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ा। यह और बात है कि जो बचपन से उनके हृदय में यादें बसी हुई हैं, उन यादों को कोई मिटा नहीं सकता था, कोई हटा नहीं सकता था। तो पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से वो कहीं के भी नागरिक कहे जाएं, लेकिन हार्दिक रूप से जहाँ के वो हैं उसकी तस्वीर उनके हृदय में छपी है और वे उससे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन तो यहाँ पे ये है कि जो फर्स्ट कस्टम अधिकारी ने कहा कि जब तक हम एक दूसरे के वतन में रहकर एक दूसरे को अपना वतन मानते हैं, तब तक धीरे धीरे उम्मीद है कि ये सारी जो दूरियां हैं वो मिट जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि जब ये पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी, मतलब वे लोग जो इस वतन से इस वतन आए हैं, तब भी क्या ये कड़वाहट, ये दूरियां मिट पाएंगी? है ना। आज भी हम महसूस करते हैं कि भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश
देश जो हमारी राजनीतिक सरहदें हैं, किस तरह से हमारे बीच कड़वाहट फैला रही हैं। तो मोहब्बत जो है, जो प्रेम है, उसके लिए कोई दायरा नहीं होता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं होता है। जैसे हवा को बांध नहीं सकते हैं, पानी को नहीं बांध सकते हैं, वैसे ही प्रेम को, वैसे ही भावनाओं को भी बांधा नहीं जा सकता है। यह कहानी यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद।